हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप भारत दर्पण चैनल पर आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। आज आपके सामने बेहद ही रोचक, बेहद ही उपयोगी विषय को लेकर आया हूं। अंग्रेजों ने भारत पर विजय यात्रा के दरमियान कितने संघर्ष किया और किस-किस के साथ युद्ध किया, हम लोगों की किस प्रकार से कमजोरी का लाभ उठाया और हम लोगों को किस प्रकार बेवकूफ बनाया। तो भारतीयों के साथ तो युद्ध किया ही, आपने पढ़ा होगा आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध, सिख युद्ध। इसके अलावा उसे अपने प्रतिद्वंदी, अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदी डच के खिलाफ, पुर्तगालियों के खिलाफ, फ्रांसीसियों के खिलाफ, रूस की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ, अपनी साम्राज्य को भारत से बाहर भी फैलाने के लिए बर्मा के साथ, नेपाल के साथ जो उसने अलग अलग युद्ध और अलग अलग संधि किया। आप कोई भी एग्जाम देते हो तो आप देखिएगा इन युद्ध और संधि से, आजकल तो मॉडर्न विशेष करके शिक्षक का एग्जाम है, जहाँ आधुनिक भारत ही पढ़ना है, उसमें इन तमाम जो आपके सामने है वो कितना उपयोगी है, उसे जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में, तब पाएंगे कि कितनी उपयोगी है यह आज का विषय। कहीं ऐसा ना हो इसकी लाभ प्राप्त करने से आप वंचित रह जाएं, और यदि आपको लगता है कि ये उपयोगी है तो इसे शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी कहीं कुछ खामियां दिखे तो आलोचना करना ना भूलिए। तो अंग्रेजों ने भारत पर किस प्रकार से विजय नीति को आगे बढ़ाया। भले ईस्ट इंडिया कंपनी की गठन 31 दिसंबर 1600 को हो गया हो, 1608 में पहला जो है अंग्रेजों की व्यापारिक जहाज रेड ड्रैगन भारत पहुंचा। भले वह 1608 में जहांगीर के दरबार में हॉकिंस पहुंचा हो और उसे इंग्लिश खान की उपाधि मिल गया हो, 400 का मनसबदारी भी दे दिया गया हो, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में, पुर्तगालियों से भयभीत अंग्रेजों ने किसी प्रकार की पुर्तगालियों से भयभीत मुगलों ने अंग्रेजों को किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं कराई। अंग्रेज इस बात को समझ गया कि वाकई में यदि हमें मुगलों से कुछ सहायता लेना है, मुगलों का सहयोग प्राप्त करना है, तो पुर्तगालियों पर नियंत्रण करना होगा। पुर्तगालियों की ब्लू वाटर पॉलिसी, पुर्तगालियों की जो पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी, उस पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा, तभी हमें भारत में सफलता मिलेगी। और उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो अंग्रेजों का युद्ध हुआ वह था किसके विरुद्ध? तो पुर्तगालियों के विरुद्ध। यह था सवाली का युद्ध 1612। इसमें अंग्रेजों ने विजय प्राप्त किया और उसके बाद जब सर टॉमस रॉ मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया, उसे सुविधा ही सुविधा प्राप्त हुआ। इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों को सूरत में पहला फैक्ट्री स्थापित करने की विधिवत अनुमति मिली। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना यूरोपीय प्रतिद्वंदी, भारत में विजय के पूर्व अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदी वह पुर्तगालियों को पराजित किया। दूसरा प्रतिद्वंदी डच हॉलैंड को बेदरा के युद्ध में पराजित करके पूरी तरह उसे भारत से बाहर जाने को विवश कर दिया। तो अपने एक प्रतिद्वंदी, दूसरा, अब आइए तीसरा प्रतिद्वंदी। यूं तो ये दोनों जो है यूरोपीय राष्ट्र यूरोप में भी कमजोर थे, इसलिए भारत में अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सके। यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस दोनों प्रतिद्वंदी राष्ट्र, जैसे भारत और चीन अभी एशिया में प्रतिद्वंदी राष्ट्र थे, उसी प्रकार और दोनों की प्रतिद्वंदिता भारत में युद्ध के रूप में सामने आई, और वो युद्ध कर्नाटक का युद्ध के नाम से जाना गया। पहला कर्नाटक युद्ध 1767 से 69 तक लड़ा गया, और इस युद्ध जो है एपास्पल की संधि के साथ समाप्त होता है। युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस की सेना आपस में भिड़ गई। यूं तो 1746 से 48, 1746 से 48 यूरोप में जो दोनों लड़ाई किया, वहां युद्ध चला 1746 से 48 तक, लेकिन भारत की जमीन पर यह युद्ध चला 1746 से 48 तक। इस युद्ध में यूरोप में जब दोनों के बीच समझौता हुआ, तो भारत में भी दोनों के बीच समझौता हो गया। एपास्पल की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। इसके पहले इसी युद्ध के दौरान
प्रसिद्ध सेंट टोमे का युद्ध लड़ा गया। सेंट टोमे का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों ने कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया। अब तक यूरोपीय भारतीय की शक्ति से परिचित नहीं थे। बंद मुट्ठी लाह की खुल गई मुट्ठी खाक की मात्र 1200 सेना के बल पर डुप्ले ने कर्नाटक का नवाब 1200 सेना के बल पर डुप्ले ने कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया। और यही से शुरुआत होती है भारत में अपनी वर्चस्व की लड़ाई। उसके बाद युद्ध समाप्त होने के तत्काल बाद अब चूंकि फ्रांसीसी ने अनवरुद्दीन को पराजित कर दिया तो उसे भय था कि अब हमें हर जगह भारत में भारतीयों के द्वारा बाधा उत्पन्न किया जाएगा, तो फलतः यदि भारत में अपने अनुकूल हम सत्ता को बैठा दें तब हमें अंग्रेजों से लड़ने में सहूलियत मिलेगी। और प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखिए यहाँ 48 में खत्म हुआ, 1749 से 54 तक लड़ा गया। इसमें अब इस संजोग देखिए, कुछ परिस्थितियां जब प्रतिकूल अनुकूल होती है समस्या भी सामने आती है। हैदराबाद का नवाब आशफ जाह की मृत्यु हो जाती, उसके उत्तराधिकारी के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। उसके आशफ जाह के संघर्ष शुरू और अनवरुद्दीन के तो अंग्रेजों से संबंध बेहतर हो गया क्योंकि फ्रांसीसियों ने उसे पराजित कर दिया। यही से शुरुआत होती है। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन का विरोधी चंदा शाह और हैदराबाद के लिए आसफ जाह का भतीजा मुजफ्फर जंग को लेकर युद्ध लड़ा। शुरू में अंग्रेजों को पराजय का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों की ओर से लड़ते हुए अनवरुद्दीन भी मारा गया, नासिर जंग भी मारा गया। और इस युद्ध में अंततः संधि क्या हुई, यहाँ पर संधि हुई से बोलते हैं पांडिचेरी की संधि 1755 के साथ यह युद्ध समाप्त होता है। युद्ध समाप्त हुआ नहीं कि फिर से देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध यूरोप में ही अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में फिर लड़ गए। यूरोपीय प्रतिद्वंदता का परिणाम हुआ 1756 से 63 तक। इसी युद्ध के दौरान सबसे फेमस लड़ाई जो हुई वो 1760 ईस्वी का वो बोला गया बांडियावास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी पूर्णतः पराजित हुआ और इस युद्ध में इंग्लैंड को अंग्रेजों को विजय मिली। जनरल आयरकूट ने अंग्रेजों पर विजय प्राप्त किया। और ये संधि किसके बाद, पेरिस की संधि हुई। इसके बाद हुई पेरिस की संधि और पेरिस की संधि के साथ ही फ्रांसीसी शक्ति समाप्त हो गई। पांडिचेरी फ्रांसीसियों को वापस मिल गया जो 1954 तक उसके पास रहा। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसे सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए सवालिक युद्ध के साथ उसने पुर्तगालियों पर नियंत्रण प्राप्त किया। बेदरा के युद्ध के 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ते हुए डच को उसने भारत से बाहर खदेड़ दिया। और 3 कर्नाटक युद्ध के बाद उसने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी तक सीमित कर रख दिया। अब आइए, ये तो हुआ उसके यूरोपीय प्रतिद्वंदी। अब सामने आई भारत में सबसे पहले प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया, जिसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से पराजित हो जाता है। फिर आइए, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर के बाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया। मीर कासिम अंग्रेजों के आंतरिक व्यापार में कुछ हस्तक्षेप किया, जिसके कारण दोनों के बीच फिर से युद्ध शुरुआत होती है। गिरिया का युद्ध 1763 में मीर कासिम अंग्रेजों से पराजित हुआ। पटना में 33 अंग्रेजों को मारते हुए, जिसे पटना हत्याकांड कहलाया, मारते हुए अवध के नवाब शुजा उदौला से जा मिला। फिर देखिए बक्सर का युद्ध लड़ा गया 22-23 अक्टूबर 1764 को। इस युद्ध में बंगाल का भूतपूर्व नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा उदौला
और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। इस युद्ध के बाद जो समझौता हुआ, जो संधि हुआ, उस संधि को क्या कहा गया? उस संधि को, यहीं से देखिए संधि और युद्ध का, तो यहाँ पर जो संधि हुआ बक्सर के युद्ध के बाद, उसे कहा गया इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि कब हुई? दो संधि था, एक था 12 अगस्त 1765 और दूसरा था 16 अगस्त 1765। लॉर्ड क्लाइव, इंग्लैंड की ओर से लॉर्ड क्लाइव समझौता कर रहा था, जिसमें पहला संधि हुआ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरा संधि हुआ अवध का नवाब शुजा उदौला के साथ। ये इलाहाबाद की संधि। अब आइए देखिए, फिर है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1767 से 69 तक, 1767 से 69 तक लड़ा गया। इसमें टीपू सुल्तान का पिता हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया। यहाँ पर अंग्रेज पराजित हुआ और मद्रास की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक लड़ा गया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखा। यह युद्ध लगभग और निर्णीत रहा और मंगलोर की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान पराजित हुआ। पिता हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया और बेटा टीपू सुल्तान अंग्रेजों से पराजित हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर 1799 में लड़ा गया। इसमें टीपू सुल्तान पूर्णतः पराजित हो जाती, टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई और मैसूर का राज वाडियार वंश के शासक को सौंप करके उसके साथ सहायक संधि की गई। पहले देखिए सवाली का युद्ध 1612, बेदरा का युद्ध 1759। सवाली का युद्ध पुर्तगाली पराजित हुआ, बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों से डच पराजित हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 लगभग ये युद्ध अनिर्णित रहा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, जिसमें अंग्रेजों को विजय मिली और अंग्रेजों को विजय मिलने के पश्चात जो है, यहाँ पर देखिए पहला था एपास्पल की संधि, दूसरा के साथ है पांडिचेरी की संधि, तृतीय में है पेरिस की संधि और तृतीय में ही लड़ा गया पांडिया वास का युद्ध 1760, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, गिरिया का युद्ध 1763। तो प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित होता है, गिरिया के युद्ध में मीर कासिम पराजित होता है, बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा उदौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तीनों पराजित होते हैं। और इसके बाद जो संधि किया गया उसे कहा गया इलाहाबाद की संधि। फिर आइए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, इसमें अंग्रेज पराजित हुआ, हैदर अली को विजय मिली, मद्रास की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 युद्ध और निर्णित रहा, टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने मंगलोर की संधि किया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, अंग्रेज को विजय मिली, टीपू सुल्तान पराजित हुआ, श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, टीपू सुल्तान मारा गया। अब आइए, ये तो हुआ देखिए भारत के विजय के क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों से एक पक्ष का। अभी बंगाल को अंग्रेजों को विजय मिल गई और बंगाल के पश्चात अंग्रेजों को मैसूर पर विजय प्राप्त हो गई। अब आइए मराठा के साथ जो युद्ध लड़ा गया, अब उस मराठा के युद्ध को देखते। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया 1775
1775 से 1782। इस युद्ध के पहले संधि होती है। देखिए पहला संधि हुई सूरत की संधि। सूरत की संधि 1775 रघुनाथ राव एवं अंग्रेजों के बीच संधि हुई। यही संधि युद्ध का कारण बना। इस युद्ध को रोकने के लिए एक और संधि हुई, उसे कहा गया पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुआ? तो ये हुआ 1776, लेकिन युद्ध रुका नहीं, युद्ध चलता रहा। इस युद्ध में भी अंग्रेज पराजित हुआ और फिर अंग्रेज जो है बरगांव का युद्ध लड़ा। इसमें अंग्रेज पराजित हुआ और बरगांव की संधि हुई। बरगांव की संधि कब हुई? तो 1779 महादजी सिंधिया के साथ। सिंधिया ने अंग्रेजों को पराजित कर दिया। फिर जो है सालवाई की संधि। सालवाई की संधि 1782 के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ। अब देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सूरत की संधि 1775, पुरंदर की संधि 1776, बरगांव की संधि 1779, सालवाई की संधि 1782 युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा 1775 से 82। और देखिए इसमें चार संधि हुई, एक युद्ध है और 4 संधि, और इस बराबर क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। फिर आइए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया 1803 से लेकर 1805 ईस्वी तक। इसमें भी संधि होती है, लेकिन सबसे पहले जो संधि हुई उसका नाम है बसीन की संधि। बसीन की संधि 1802। यही संधि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना और इसमें अंग्रेज लगातार विजय प्राप्त करता गया। सबसे पहले विजय प्राप्त करने के पश्चात उसने सूजी अर्जन गांव की संधि किया 1803 में सिंधिया के साथ, अर्थात सिंधिया पराजित हो गया। उसके बाद फिर देखिए उसने किया देवगांव की संधि। देवगांव की संधि 1803 भोसले के साथ, अर्थात भोसले पराजित हो जाता है। फिर देखिए उसने किया राजपुर की संधि। राजपुर की संधि 1805, राजपुर की संधि होलकर के साथ। इस प्रकार से इसने जो है लगातार देखिए इसका संधि चलता रहा और युद्ध में जो है सो अंग्रेजों को निरंतर विजय पर विजय मिलती चली गई। तो अंग्रेजों के इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिंधिया हार गया, यहाँ पर भोसले हार गया, यहाँ पर होलकर हार गया। अब बचा पेशवा, और इसके अलावा मराठा की एक और शक्ति थी। मराठा 5 भाग में बता, ग्वालियर का सिंधिया, नागपुर का भोसले, इंदौर का होलकर, बड़ौदा का गायक बारू, जो खैर अंग्रेजों से कभी लड़बे नहीं किया। फिर देखिए आइए जो है सो संधि का उसके बाद अंग्रेजों का फिर जो चला युद्ध वो है चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध 1818। और यहाँ पर पेशवा का पद को समाप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए कितना संधि, बसीन की संधि, सूजी अर्जन गांव की संधि, देवगांव की संधि, राजपुर की संधि, तो 4 संधि है आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में। अब आइए, ये तो हुआ मराठा की विजय। उसके पश्चात अंग्रेजों ने विजय प्राप्त किया जो सिख के साथ युद्ध लड़ा गया। तो प्रथम सिख युद्ध कब लड़ा गया? 1845-46, जिसमें अंग्रेजों को
सिख के विरुद्ध विजय मिली और यहाँ पर लाहौर की संधि, कौन संधि हुई? तो लाहौर की संधि। फिर आइए द्वितीय सिख युद्ध। द्वितीय सिख युद्ध कब हुआ? तो 1848-49, इसी में लड़ा गया था चिलियानवाला का युद्ध। इसमें सिख को विजय मिली, लेकिन अंततः अंग्रेजों को विजय प्राप्त हो गई। इस प्रकार से आप देखिए, 4 मैसूर युद्ध, 3 मराठा युद्ध, 2 सिख युद्ध, प्लासी का युद्ध, गिरिया का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो 3 युद्ध बंगाल पर विजय प्राप्त करने के लिए, 4 युद्ध मैसूर पर, 7, 2 मराठा, 9, 2 सिख, 11 युद्ध लड़ा गया। इधर 3 लड़ा गया युद्ध जो है वह फ्रांसीसियों को पराजित करने के लिए, 11, 3, 14, 1 पुर्तगाली, 15, 1 बेदरा डच, 16, फिर बांडियाबास 17। इस प्रकार यहाँ पर अब देखिए, ये तो भारत की विजय हुई। अब भारत के विजय के साथ साथ अपने राज्य की सुरक्षा करने के लिए अंग्रेजों को और भी लड़ना पड़ा। अंग्रेजों को अब विदेशियों के साथ, अंग्रेजों को जो लड़ना पड़ा विदेशियों के साथ, उसमें आंग्ल नेपाल युद्ध, आंग्ल बर्मा युद्ध, आंग्ल ये अफगानिस्तान युद्ध। तो विदेशियों के साथ जो युद्ध लड़ना पड़ा, अब हमें उस युद्ध को देखते हैं। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं इस युद्ध के बारे में। तो विद्यार्थीगण, जिस प्रकार देखिए कि आपने अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत के विजय के लिए डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, मराठा, मैसूर, बंगाल, मुगल बादशाह से युद्ध किया। अब देखिए उसी प्रकार अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान तक रूस का फैलाव हो रहा था। रूस कहीं अफगानिस्तान की विजय के बाद भारत में प्रवेश न कर जाए, उस पर नियंत्रण के लिए पहला आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 में लड़ा। फिर द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80 तक लड़ा। उसके बाद तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919। पहला अफगान युद्ध में चलिए अंग्रेज लगभग पराजित हो गया। द्वितीय और तृतीय में विजय प्राप्त किया, लेकिन कभी भी अस्थायी तौर पर अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त नहीं कर सका और अंततः 1921 में अफगानिस्तान स्वतंत्र हो जाता है। फिर आंग्ल बर्मा अर्थात म्यांमार युद्ध 1824 से 26 में लड़ा गया और पूरे असम वगैरह क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, अर्थात यहाँ असम और पूर्वोत्तर भारत के अधिकार में आ गया। 1852 में जहाँ निचली बर्मा, लोअर बर्मा पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है और बर्मा को 1885-87 तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध में अंग्रेजों ने बर्मा को पूर्णतः भारत में का अंग बना लिया और फिर 1937 में उसे अंग्रेज बर्मा को एक स्वायत्तशासी राज्य के रूप में भारत से अलग किया। आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद 1814 से 16 सुगौली की संधि हुई और इस सुगौली की संधि के द्वारा भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा तय हुआ। चीन पर तो कभी प्रत्यक्षतः अंग्रेजों ने विजय प्राप्त नहीं किया, लेकिन अफीम युद्ध, प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42, द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 60 में चीन को पराजित करके चीन को अवैध तरीके से चीन को अफीम खरीदने या वहाँ के लोगों को नशीला पदार्थ खरीदने के लिए बाध्य किया, ताकि अंग्रेजों को आर्थिक तौर पर अब मजबूत बनाने में चीन का भी भरपूर सहयोग प्राप्त हो जाए। इस प्रकार से देखिए अंग्रेजों ने भारत पर विजय और भारत की अपनी आर्थिक नीति के साथ साथ सामरिक नीति के लिए प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919, 1921 में अफगानिस्तान स्वतंत्र हुआ। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 असम पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त किया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 निचली बर्मा पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त किया। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885-87 पूरे बर्मा को अंग्रेजों ने जीत लिया। आंग्ल नेपाल युद्ध के द्वारा 1814 से 16 में सुगौली की संधि के द्वारा भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा का निर्धारण हुआ।
प्रथम अफीम युद्ध 1839 से 42 चीन पराजित हुआ। द्वितीय अफीम युद्ध 1856 से 60 पुनः चीन पराजित हुआ। तो उसने अफगानिस्तान, पड़ोसी बर्मा, नेपाल और चीन पर विजय प्राप्त किया। इस प्रकार से अंग्रेजों ने कितनी युद्ध लड़ा ये आपको स्पष्ट हो चुका। तो आइए एक बार पुनः जो है आपसे आग्रह है, यदि पढ़ाई बेहतर लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतना उपयोगी है कि आप इसे एक साथ एक जगह, इतनी महत्वपूर्ण शायद आपको चैनल ना मिले, एकमात्र ये चैनल आपका अपना चैनल है भारत दर्पण, जहां आपको एक युद्ध और इतनी संधि का एक साथ पूरा कंटेंट उपलब्ध हो गया है। धन्यवाद।